नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जब भी हम किसी भी कंडक्टर से या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से करंट पास करते हैं तो क्या होता है, वो अप्लायंस जो है उस टाइम के बाद क्या होता है, हीट अप हो जाता है और इसी को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप लोगों ने देखा होगा इसके बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जो इसी के ऊपर बेस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, हेयर ड्रायर है, ठीक है, गीजर है। ये सारे अप्लायंसेज जो है कि किसके ऊपर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक कुकर है, तो ये सभी किसके ऊपर बेस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या हो गया, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से या कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो वो जो अप्लायंस है या कंडक्टर है दैट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसकी काज क्या है, व्हाट इज द काज? तो काज में हमने पीछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में स्टडी किया था कि कंडक्टर जो है इनके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच मूव्स रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस and without potential difference they have no net motion in any particular direction. The value of current जो होगी that is zero. But when conductor is connected with a source of potential difference V, तो उस केस में क्या होगा, एक एंड जो वो हायर पोटेंशियल पे चला जाता है और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस द कंडक्टर, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है दे एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो क्या होगा, ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन जो है दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो आयंस के साथ कोलाइड करते हैं वहां पर वो काइनेटिक एनर्जी को ड्रॉप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आयन जो है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर पोजीशन। ठीक है, तो वो आयंस की आपस में कोलिजन होती है, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है, जिससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन का बढ़ना शुरू हो जाता है और वो कंटिन्यूस नॉकिंग जो होती है उसके कारण क्या होती है, कंडक्टर के अंदर हीट पैदा होना शुरू हो जाती है। अब इसमें जो है बेसिकली कन्वर्शन है, क्योंकि जब हम सेल लगाएंगे तो सेल जो है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल एक्शन होती है, जिससे जब वो दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो केमिकल एनर्जी जो वो किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अब कंडक्टर के अंदर किस फॉर्म में डेवलप हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये इसका मैकेनिज्म है, जब हम सोर्स जब वो कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सलेट होते हैं, दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, और जब आयंस के साथ कोलाइड करते हैं तो उस एनर्जी को वो ड्रॉप कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और इसमें सबसे पहले आपका जूल्स हीटिंग लॉ आता है, ये आप लोगों ने 10th में स्टडी किया था, जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ। In 1841, Joule showed that when current I flows through, a conductor of resistance R for time t, then the amount of heat produced in the conductor is equals to I square RT। ठीक है, जूल ने क्या कहा कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करती है जिसकी रेजिस्टेंस R के बराबर है, कितने टाइम के लिए, फॉर टाइम t, देन कंडक्टर के अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, I स्क्वायर RT। और इसी को हम नाम देते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको नाम देते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू जूल्स heat produced is directly proportional to square of current। ठीक है, कब, जब R और T कांस्टेंट है, स्क्वायर ऑफ करंट।
अगर करंट जो है वो डबल हो गई तो हीट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, इसको हम करंट लॉ नाम देते हैं। सेकंड, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तब भी हीट जो वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और रेजिस्टेंस जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। तो जब करंट कंटिन्यूसली फ्लो करती जाएगी तो हीट का अमाउंट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती जाएगी क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी। एंड थर्ड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये तीन फैक्टर्स है, ये करंट लॉ है, ये रेजिस्टेंस और ये टाइम। तो इनको कंबाइन करने के बाद जो ये हमारा जूल्स हीटिंग लॉ आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर ए बी हैविंग रेजिस्टेंस आर, ये एंड हायर पोटेंशियल पे, ये क्या लोअर पोटेंशियल पे, और इसमें से आई करंट पास कर रही है फॉर टाइम टी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, V के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू V। देन चार्ज, चार्ज flowing from A to B in time t, तो चार्ज किसके हो जाएगा, IT। क्योंकि जैसे हम सोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती ही क्या होगा, चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो चार्ज जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू IT। नाउ वर्क डन, वर्क डन in moving the charge, in moving the charge from A to B, तो वर्क क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल इनटू चार्ज, और वर्क इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। चार्ज किसके बराबर होगा, IT, तो वर्क इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। And if whole of the work, if whole of the work is converted into heat, then heat produced is equal to I square RT joule, ये heat produce होगी, yeah, it is also written as I square RT divided by 4.18 calories। अगर हीट को कैलोरीज में केवल पूछा जाता है तो उस केस में ये होगा, दिस इज जूल्स हीटिंग लॉ। तो अब ये हमारे पास रिलेशन हो गया, H जो है वो किसके बराबर हो गया, दैट इज I स्क्वायर RT जूल्स, ये रिलेशन हमारा आ गया जूल्स हीटिंग लॉ। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो आप लोगों ने पहले भी स्टडी कर चुके, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर वही सेम रहेगा, क्या होगा, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है, राइट डाउन, इट इज द रेट एट विच
work is done by the electric current. The rate at which work is done by the electric current, or it is also defined as rate of consumption of electric energy. Rate of consumption of electric energy. पावर जो है इसको हम P से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होते हैं? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क अभी हमने स्टडी किया किसके बराबर होता है? VIT। वर्क क्या होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो चार्ज होगा करंट इनटू टाइम। सपोज आई करंट पास कर रही है फॉर टाइम T, या पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? VIT डिवाइड बाई T। तब तो स्पीड कैंसिल। तो पावर जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब इसके जो SI यूनिट होते हैं वो लिए जाते हैं वाट। एंड 1 वाट जो है वो किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट एम्पेयर। Other units 1 kilowatt 10 raised to power 3 watt, 1 megawatt 10 raised to power 6 watt, right? और इसका जो कमर्शियल यूनिट लिया जाता है जो इसका अनदर यूनिट जो इंजीनियरिंग वगैरह में लिया जाता है दैट इज हॉर्स पावर। एंड 1 हॉर्स पावर जो है दैट इज इक्वल टू 746 वाट। राइट। अब पावर का हमारे पास ये रिलेशन है, पावर जो है दैट इज इक्वल टू VI। अदर रिलेशन V किसके बराबर होता है? IR। So power is also equal to I into I square R. Our power is also equal to, अब I जो है वो किसके बराबर है? That is V by R। तो यह आ गया V square by R square into R। तो power is also equal to V square by R। तो पावर जो है हमारे पास क्या आ गई? एक तो आ गया पावर जो है दैट इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है। अब यहां पे ये जो हमारे पास पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और यहां पे क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब हम करंट की बात करेंगे व्हेन करंट इज कांस्टेंट देन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना क्योंकि यहां कंफ्यूजन होती है, ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे क्या, जब करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जैसे हमारे पास सीरीज में सर्किट है, सीरीज में क्या होती है? करंट जो है वो सेम रहती है सभी में, राइट। इसी तरीके से यहां पे क्या आ रहा है? V स्क्वायर बाई R। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कब होती है? या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो जैसे पैरेलल सर्किट में तो वहां पे क्या होगा? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो पावर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहां पे क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या पोटेंशियल को ले रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमें केवल क्या करना पड़ता है? हमें कोई अप्लायंस है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? अगर पोटेंशियल दिया हुआ है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जितने भी अप्लायंसेस लाते हैं, आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनके ऊपर जो है वो एक रेटिंग लिखी होती है। जैसे 10 वाट लिखा होगा, या 20 वाट है, या हमारे पास 18 वाट है, राइट, या 50 वाट है। ये रेटिंग जो है ये दैट इज द पावर। और इसके साथ एक चीज और भी लिखी होती है दैट इज 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट क्या हो गया? पोटेंशियल।
और हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं इसमें हम पैरेलल सर्किट लेते हैं, सीरीज में नहीं लगाया जाता। ठीक है, अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, अगर बीच में से एक भी अप्लायंस ब्रेक होगा तो सारा घर की लाइट जो वो चली जाएगी। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सभी के लिए सेम होगा, तो जो जो हमारा अप्लायंस जब वो वर्क नहीं करेगा तो बस वही वर्क नहीं करेगा, बाकी जब वो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो 220 वोल्ट। तो अगर हमने एक इंडिविजुअल की हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो उस केस में हम इस तरीके से निकालते हैं, R V²/P। तो P क्या होगी, जो पावर देते हैं इसके निकालनी है, तो क्या आएगा 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, तो ये रेजिस्टेंस आ गई। और रेजिस्टेंस को हम अज्यूम करते हैं ये यूनिफॉर्म लेके चलते हैं। जैसे हमारे 20 वाट की निकालनी है तो क्या होगा 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो इंडिविजुअली समटाइम क्या होता है, हमें सीरीज सर्किट दिया हो लेकिन हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बढ़ती RA की, तो उस केस में हम किस तरीके से निकालते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसके डिफरेंट हमारे डिफरेंट फार्मूले, 3 फार्मूले हमने टाइप किए। एक तो आ गया पावर जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ VI I²R इज टू V²/R। समटाइम हमें पूछा जाता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मींस दैट इज पावर। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ अप्लायंसेस है विच आर कनेक्टेड इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस जिनकी पावर क्या है, let us consider number of appliances having power P1, P2, P3 so on up to Pn are connected in series, are connected in series। तो उस केस में यहां पे जो इक्विवेलेंट पावर होगी वो हो जाएगी हमारे पास 1/P डिवाइड बाई इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस सो ऑन। राइट, अब आपने इसको ड्राइव नहीं करना, अगर ड्राइव करना चाहो तो कर सकते हैं हम। क्या होगी, इस रिलेशन से लेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, यहां से R किसके होगा V²/P। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, R = R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, P को रिप्लेस करें, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, अगर ड्राइव करना चाहो तो ये आ गया हमारे पास R = V²/P। ठीक है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ अप्लायंसेस है R1 R2 सो ऑन अप टू Rn, तो ये R जो है वो किसके बराबर देगा, दैट इज V²/P। ये आ गया V²/P1 प्लस V²/P2 प्लस सो ऑन अप टू V²/Pn। आपको मैंने बताया ना कि जब भी हम लेंगे तो जो रेटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग जो वो हर एक की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया, बी कॉमन निकाल लिया तो रिलेशन हमारा आ गया। तो ये ड्राइव करना चाहो तो कर सकते हो आप इसको। एंड अगर हमारे पास ऐसा हो कि वी हैव 2 बल्ब या अप्लायंसेस जिनकी पावर क्या है P1 एंड P2, तो इक्विवेलेंट पावर जो है वो क्या हो जाएगी, वही P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। एक्चुअल में तो हमें क्या लेना पड़ता है, P कैलकुलेट करना है ना पहले, अगर नंबर ऑफ है तो क्या हो गया, ऐसे कैलकुलेट करेंगे एंड देन रेसिप्रोकल ले लेंगे, और 2 के केस में हम डायरेक्टली ले सकते हैं P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। एंड अगर हमारे पास एक जैसे अप्लायंसेस हैं जिनकी पावर सेम है, हैविंग पावर P एंड P, तो देन इक्विवेलेंट पावर जो होगी सीरीज में इसको PS लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट पावर जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू P/N। क्या आ जाएगा, 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P इज इक्वल टू N/P, एंड रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, P/N। अब अगर हमारे पास ऐसा हो कि नेक्स्ट में क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में तो उस केस में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, P = P1
प्लस P2 सो ऑन अप टू Pn। अब पैरेलल में हमने लेना होगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये करंट के कि सभी में करंट की वैल्यू जब क्या होगी डिफरेंट हो तो रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आएगा P इज इक्वल टू आई आर के। नाउ आर किसके बराबर हो गया, दैट इज P डिवाइड बाई आई के। तो आई जो है वो सभी में डिफरेंट रहेगा जब पैरेलल में लगाया जाता है, तो ये रिलेशन बना जाएगा। और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ अप्लायंसेस है जिनकी पावर सेम है P सो ऑन, तो पावर इन पैरेलल किसके रह जाएगी, n टाइम्स द पावर ऑफ ईच अप्लायंस। अब अगर इनकी रेशियो लेनी है दोनों की, कि फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल देन सीरीज, ठीक है, नंबर सेम है, हर एक अप्लायंस सेम, पावर भी सेम है, तो क्या होगा P डिवाइड बाई PS इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये हमने कैपेसिटेंस में भी लिया था, उसके बाद हमने रेजिस्टेंसेस में भी लिया। बस रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूले जो होते हैं वो इसके उल्टे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीरीज में हमारे पास रेसिप्रोकल आ रहा है, वहां पे सीरीज में ऐड होता है। कैपेसिटर में भी ऐसे आएंगे 1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है। Now next topic is electric energy. Electric energy. Electric energy क्या होती है, the total work done by the total work done in an electric circuit. The total work done by the current in an electric circuit is known as electric energy. वर्क किसके बराबर होता है, VIT। नाउ VI जो है वो किसके बराबर हो गया, PT। और ये वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी। एनर्जी को हम U से भी डिनोट करते हैं और E से भी देते हैं। तो एनर्जी जो है दैट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर एंड टाइम। अब इसको ऐसे सिस्टम में तो एनर्जी को हम जूल में लेते हैं, लेकिन इसका जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट या इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का नाम भी देते हैं, VOTU। और ये क्या है, किलो वाट आवर, ठीक है। कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। नाउ 1 किलोवाट आवर जो है दैट विल बी इक्वल टू, किलो कितना होता है 10⁻³ वाट, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना होगा 3600 सेकंड। वाट सेकंड किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। वाट सेकंड किसके बराबर होगा, जूल के बराबर। यहाँ पे हमारे पास 1 जूल जो है वो किसके बराबर होगा, 1 वाट सेकंड। तो अब ये हमारे पास 1 किलोवाट आवर जो है ये किसके बराबर जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड इज इक्वल टू जूल्स। तो ये आ गया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब घरों में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसको जो है इस यूनिट से मेजर किया जाता है। जो आपका मीटर लगा होता है तो उसमें यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या लिया जाता है, 1 किलोवाट आवर। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको अपने घर का बिल कैलकुलेट करना है कि फॉर द मंथ ऑफ मे क्या बिल बनेगा। तो जितने भी अप्लायंसेज हैं सभी को हम देखेंगे कि कितने अप्लायंसेज, सपोज हमारे पास 20 ट्यूब्स लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ट्यूब्स हैं
जो वाटेज है वो 15 वाट ईच है, ठीक है। 5 फैंस है, उसकी वाटेज दी हुई है या कितनी करंट कंज्यूम कर रहे हैं। देन रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इलेक्ट्रिक आयरन है, जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने जितने आवर्स के लिए के काम वर्क करते हैं और जो जो भी वाटेज है, तो इन सभी की टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी हो जाएगी किलोवाट, कितनी वाटेज है और कितने टाइम के लिए हर एक अप्लायंस वर्क कर रहा है, तो वो हमारे पास यूनिट्स आ गए, ठीक है। और आगे हमें दी है कि कास्ट ऑफ 1 यूनिट क्या, दैट इज 2 रुपीज या 250 है। तो हमें बताइए कि बिल कितना आएगा फॉर द मंथ ऑफ मे, तो हमको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसमें आगे हमारे पास जूल्स हीटिंग लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ अप्लायंसेस जो है वो सीरीज या पैरेलल में, तो कैसे लेना है वो भी हम पावर ले सकते हैं। अब पावर के क्वेश्चंस में आपको एक बार पूछा जाता है सम टाइप एफिशिएंसी ऑफ अप्लायंस, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है इस टर्म को हम नीचे से नोट करते हैं, और ये क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। जब भी हमने एफिशिएंसी लेनी है किसी भी अप्लायंस की होगी, तो हमेशा क्या ली जाएगी? आउटपुट पावर टू द इनपुट। क्या हमें आउटपुट क्या मिली, इनपुट क्या आती है, उसकी रेशियो के लिए। अब आउटपुट क्या होगी हमारे पास? पावर VI, और इनपुट क्या होगी? EI। मैंने करंट इज ड्रॉन, तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाएगा। इनपुट में जो आ रही है तो EMF, तो दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? VY/E। नाउ V किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR, और E इज ऑल्सो इक्वल टू किसके हो जाएगा? I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, है ना। EMF में क्या होता है? करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आगे अप्लायंस की होगी, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, I एंड I कैंसिल हो गया, तो R जो है दैट इज इक्वल टू R डिवाइड बाई R। तो ये एफिशिएंसी के लिए ये भी ले सकते हैं, ये सारे अप्लाई। अब आप इसको परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करेंगे? 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। राइट ऑन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, flows through a filament, of 120 volt and 60 watt electric lamp, 120 volt and 60 watt electric lamp per second। तो हमें पावर गिवन कितनी है? 60 वाट, 120 वोल्ट, या वो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये रेटिंग दी है। आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड, टाइम इज 1 सेकंड, ठीक है। तो कैसे आएगा? पावर होती है VI, राइट। और आप लोगों ने ये पढ़ चुके हैं करंट किसके रहते हैं? चार्ज बाय टाइम। चार्ज किसके होगा? NE/T। तो P इज इक्वल टू VI किसके होगा? NE/T। यू हैव टू फाइंड N क्या होगा? PT डिवाइड बाई VE। पावर 60, टाइम पर सेकेंड 1, पोटेंशियल 120, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो यहां से नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है।
तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको देख लेना, ये आएगा 3.125 इंटू 10⁻18। 3.125 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10-volt storage battery, 10-volt storage battery of negligible internal resistance is connected across 50 ohm resistor made of alloy manganese. How much electric energy is produced in the resistor in 1 hour? How much energy is produced in the resistor in 1 hour? ठीक है, 1 hour होगा 3600 सेकेंड। आपको जो है यहाँ पे एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। हाउ मच एनर्जी, हमें क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, हीट निकालनी है और टाइम दिया हुआ। तो हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हीट जो है दैट इज इक्वल टू एनर्जी है पावर इंटू टाइम। तो पावर यहाँ पे हो जाएगी V²/R इंटू टाइम। ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना। हीट और एनर्जी बराबर है पावर। पावर किसके होगा? पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, ये P यूज करेंगे, दैट इज V²। अच्छा, यहाँ पे साथ में पूछा व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी जो है दैट इज द सोर्स। 10² इंटू 3600 डिवाइड बाई 50। तो हीट प्रोड्यूस जो है वो हो जाएगी हमारे पास 7200 जूल्स, 7200 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric motor operates on a 50-volt supply, and draws a current of 12 ampere. 50-volt supply and draws a current of 12 ampere. If the motor yield, YELDS, yield a mechanical power of 150 watts, what is the percentage efficiency of the motor? What is the percentage efficiency? तो एफिशिएंसी क्या बताया मैंने? आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। सबसे पहले ले लेते हैं इनपुट पावर। इनपुट पावर क्या होगी हमारे पास? क्या दिए हुए हमें? EMF 50 और I कितनी होगी? 12 एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पास 50 इंटू 12, ये आ गए 600 वाट। और आउटपुट कितनी होगी? आउटपुट पावर दैट इज 150 वाट गिवन। जी इज द मैकेनिकल पावर ऑफ कितनी होगी? 150 वाट, दैट इज द आउटपुट पावर। देन एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट पावर टू द इनपुट। आउटपुट होगी 150, इनपुट होगी 600। इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट इज
25%. Next question. An electric motor operating on 50 volt DC supply an electric motor operating on 50 volt DC supply draws a current of 12 ampere. volt current होगी 12 ampere. Draws a current of 12 ampere. If the efficiency of the motor is 50%, 30%. If the efficiency of the motor is 30%, estimate the resistance of the windings of the motor. Resistance of the windings of the motor. आपको यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो निकालनी है, ठीक है। पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट दी है, एफिशिएंसी दी है। तो एफिशिएंसी जो दी है हमें कितनी ये दी है 30%। आप किसकी इनिशियल की, तो पावर जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 30% ऑफ वी आई। ये वी मीन्स ई या वी से दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां आ गया हमारे पास कितना हो गया, दैट इज एक क्वेश्चन को यहां पे क्या आएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन 50 वोल्ट डीसी सप्लाई draws a current of 12 ampere if the efficiency of the motor कितनी है 30%, estimate the resistance। तो अब एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 30%, तो पावर डिसिपेटेड जो है, हमें पावर डिसिपेशन लेनी है। तो 100 से 30 निकाले कितना होगा, पावर डिसिपेशन इज 70% ऑफ VI, is 70% of VI। तो ये आ गया 70 डिवाइड बाई 100, V is 50, I 12। तो पावर डिसिपेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज 4, सिंप्लीफाई कर दो 420 वाट। बट पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है, I स्क्वायर R, एंड पावर इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर R बाई R। तो हमने पावर निकाल ली थी, वो निकाली, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। मैं यही ले लेता हूं रेजिस्टेंस के लिए, क्या होगा P डिवाइड बाई I स्क्वायर। तो P इज 420 डिवाइड बाई I कितना होगा 12 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये रेजिस्टेंस आ जाएगी 2.9। इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, सर्किट में दिया कोई चेंज नहीं है, तो वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं, करंट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एफिशिएंसी दी है तो पावर। तो एफिशिएंसी में आप लोगों ने ध्यान देना है कि हमें देखना होता है कि अगर जैसे यहाँ पे 30% चीज थी, तो 30% का मतलब क्या हो गया, उसमें जो बेसिस है वो कितनी है 70% है। तो जो पावर डिसिपेशन होगी हीट में, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है किससे, हीट से। तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे 70% ऑफ वी है।